हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ नॉलेज विद केडी। एज़ यूजुअल गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्लेंट का कंसेप्ट कवर किया था हम लोगों ने। तो प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट तैयार कर दिया गाइस, जो कि ऑर्डर 7 में हमने पढ़ लिया है सीपीसी के। तो आज हम डिफेंडेंट अपने डिफेंस को प्रिपेयर करने के लिए क्या करता है, उसको प्रिपेयर कैसे करता है, कैसे कोर्ट में उसको फाइल करता है, टाइम पीरियड क्या होता है उस चीज़ का। तो आज हम जानेंगे ऑर्डर 8 अंडर सीपीसी, दैट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट, कि रिटर्न स्टेटमेंट होती क्या है, कौन इसे फाइल करता है और कहाँ इसे फाइल किया जाता है, इसके टाइम पीरियड कितना होता है कि भैया इस टाइम पीरियड में फिल किया जाता है, एडमिट कराया जाता है कोर्ट में, और इसके एक अच्छी ड्राफ्टिंग कैसी होती है रिटर्न स्टेटमेंट की, और इसके पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक गाइज। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग क्या होता है रिटर्न स्टेटमेंट का। रिटर्न स्टेटमेंट कंटेन इन ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ सीपीसी एंड रिटर्न स्टेटमेंट इज द रिप्लाई ऑफ द प्लेंट फिल्ड बाय द प्लेंटिफ। कि रिटर्न स्टेटमेंट इन सिंपल लैंग्वेज उस पर्सन के ज़रिए कोर्ट में दाखिल किया जाता है जिसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा हो, पेटिशन डल चुकी हो। असल में गाइज रिटर्न स्टेटमेंट उन सभी बातों का एक रिटर्न जवाब होता है, रिप्लाई होता है, जिन बातों को कहते हुए प्लेंटिफ कोर्ट में अपना दावा पेश करता है। और डिफेंडेंट वेयर इन ही डील्स विद एवरी मटीरियल फैक्ट एलिज्ड बाय द प्लेंटिफ इन हिज प्लेंट एंड ऑल्सो स्टेट न्यू फैक्ट्स। यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट होता है अपना डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए सभी मटीरियल फैक्ट का यूज़ करता है, उनको मेंशन करता है अपने, और जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में न्यू जो फैक्ट्स डाले हुए हैं उनको डिनाई करते हुए जो उसने क्लेम डाला है भाई प्लेंटिफ ने कि उसको उस पर लीगल ऑब्जेक्शंस लगाता है, उनको मेंशन करता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। ठीक है गाइज। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, तो गाइज एक कोर्ट ने एक जो है टाइम पीरियड सेट किया है इसके लिए कि कब तक कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है हमारी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जानी चाहिए कोर्ट में। जो हमारा स्टैट्यूटरी पीरियड होता है गाइस वो 30 डेज़ का होता है कि अ डिफेंडेंट शुड विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द सर्विंग ऑफ समन ऑन हिम। जैसे ही कोई प्लेंटिफ कोर्ट में प्लेंट फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो डिफेंडेंट के पास जब सम्मन भेज दिए जाते हैं और जैसे ही डिफेंडेंट को सम्मन रिसीव्स हो जाते हैं तो उसी दिन से लेकर 30 डेज़ के अंदर जो है डिफेंडेंट को अपना डिफेंस प्रिपेयर करके रिटर्न स्टेटमेंट जो है कोर्ट में फाइल करानी होती है। द सेट पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज़। 30 डेज़ का पीरियड तो गाइस स्टैट्यूटरी पीरियड है। अगर कोई रीज़न हो जाता है, बाई चांस आप प्रिपेयर नहीं कर पाते अपना जो है डिफेंस, आपको कुछ रीज़न्स तो देने होते ही हैं कोर्ट में जब आप 90 डेज़ का एक्सटेंडेड पीरियड लेने जाते हो, परमिशन लेने जाते हो कोर्ट के पास, तो कोर्ट रीज़न तो पूछेगा ये भाई क्या रीज़न्स थे, क्यों आप प्रिपेयर नहीं कर पाए 30 डेज़ का, क्योंकि 30 डेज़ का गाइस टाइम पर इनफ होता है कोई भी डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए डिफेंडेंट के लिए। तो 90 डेज़ क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई हैंडीकैप्ड है, ठीक है, एंड ही इज़ सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसीज़, तो ये रीज़न देगा कि भाई आई एम हैंडीकैप्ड एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस वेरियस टाइप्स ऑफ, यानी कि वेरियस डिसीजेज, दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयर माई रिटर्न स्टेटमेंट एंड विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड। सो उसको एक रीज़न दे दिया उसने। अगर वो कोर्ट को सफिशिएंट लगता है तो कोर्ट जो है उसको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो 90 डेज़ का है वो दे देती है उसकी परमिशन। अदरवाइज़ जो है कोर्ट आपकी रिटर्न स्टेटमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपसे ले लेती है, और रिटर्न स्टेटमेंट और जो आपका केस होता है जो प्लेंटिफ ने प्लेंट डाला हुआ है तो प्लेंट के फेवर में केस की जजमेंट दे देती है। तो गाइस, तो एक रिटर्न स्टेटमेंट जो होती है डिफेंडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर वो अपने एलिगेशंस को जो है डिनाई करता है और अपने आप को जो है सही प्रूफ करता है प्लेंट के अगेंस्ट जो वो क्लेम करता है उन पे लीगल ऑब्जेक्शंस लगाता है। तो जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट का टाइम है गाइस वो 30 डेज़ का है, जो कि बहुत कम रीजंस होते हैं या फिर बहुत कम केसेस में जो है कोर्ट किसी को 90 डेज़ का टाइम पीरियड देती है। अगर आपका कमर्शियल कोर्ट से रिलेटेड कोई केस है तो आपके लिए जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड होता है वो 120 डेज़ का होता है। देन हम आगे जानेंगे कि बेसिक रूल क्या होते हैं इसके रिटर्न स्टेटमेंट के। एज़ यूजुअल की रिटर्न स्टेटमेंट शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। आपको लॉ नहीं बताना आप वहाँ पे जाके कि भाई इस लॉ में ये है तो ये गलत है, इस लॉ में ये है तो आपने इसको गलत लिखा है। आपको बस अपने मटेरियल फैक्ट शो करना है कि क्या फैक्ट्स हैं जो प्लेंटिफ ने डाल पाया अपने प्लेंट में और आप उनको मेंशन कर रहे हैं। कॉज ऑफ एक्शन में जैसे प्लेंटिफ ने कॉज ऑफ एक्शन में मेन फैक्ट्स को डाल दिया, और कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो उसने लिखे नहीं पर इंपॉर्टेंट थे फैक्ट्स जो कि आपके फेवर में हैं, आपके जो है केस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो आप उन सभी मटेरियल फैक्ट्स को शो करोगे यहाँ पे। द फैक्ट शुड
बी मटेरियल। जो मटेरियल फैक्ट होगा वो मटेरियल होना चाहिए, मतलब आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए उस चीज़ का, कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपको प्रूव करे कि भाई ये आपके फेवर में है और आपने किया नहीं है, ये जो भी है, जो भी फैक्ट था वो, तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा उसमें। द फैक्ट शुड बी इन कंसाइज फॉर्म। और जो भी आप अपना फैक्ट लिखते हो गाइज, तो उसको ऐसी लैंग्वेज में लिखो ताकि वो रीडिंग करने वाला भी आपको अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, कंसाइज फॉर्म। सो नेक्स्ट है गाइज पर्टिकुलर्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, कि क्या क्या जो है रिटर्न स्टेटमेंट्स में पर्टिकुलर्स है कि क्या क्या मेंशन करना चाहिए हमें। द रिटर्न स्टेटमेंट शुड कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। जहाँ पे एक प्लेंटिफ ने प्लेंट डाला है वहीं आपकी रिटर्न स्टेटमेंट जो है फाइल की जाएगी। उस कोर्ट का नाम आपको डालना है, लिखना है सबसे पहले, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, उसका फुल एड्रेस आपको देना होगा। देन ऐसे ही आपको जो है डिफेंडेंट का देना होगा कि कहाँ का रहने वाला है, रहता क्या है, नाम का क्या है, फादर का नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, ये सभी मटीरियल जो कि आपको लिखना होता है, मेंशन करना होता है सबसे पहले अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। देन द फैक्ट डिनाइंग ऑल द एलिगेशंस मेड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट, कि भाई जो भी प्लेंटिफ ने प्लेंट में आपके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाई हैं, जो वो बोल रही है, तो आप उन सभी फैक्ट को डिनाई करना होगा। डिनाइंग तो इसमें वही रिटर्न स्टेटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना डिफेंस प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको फैक्ट्स को डिनाई करना तो पड़ेगा ही कि ये सच नहीं, क्योंकि आप अपना डिफेंस प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपना बचाव के लिए अपना जो है फैक्ट्स को मेंशन कर रहे हो गाइज। द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन और नॉट और एनी कॉज ऑफ एक्शन। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए जब आप अपना डिफेंस प्रिपेयर करते हो, आपको जो प्लेंट है वो पूरे अच्छे से स्टडी करने चाहिए। आपको जो कमियां होती हैं उसमें उनको लिख लेना चाहिए, मेंशन कर लेना चाहिए, ताकि आप उन्हीं पॉइंट्स को उठाओ। जैसे कि प्लेंट में अगर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और उन्होंने मतलब पूरी प्लेंट जो है फाइल कर दी, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स लाओ कि भाई कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं, ऑनरेबल कोर्ट के पास जो है केस ट्राई करने की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, कोर्ट फ़ी पे नहीं की है, कोर्ट फ़ी पे की है तो वैल्यूएबल नहीं की है, तो मतलब कमियां निकालो और उन फैक्ट्स को भी आप स्टेट करो, अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करो। देन क्लेम फॉर रिलीफ अगेंस्ट द एवर्मेंट्स मेड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट। जो भी प्लेंट ने क्लेम किया है आप उसको सेट ऑफ करो या फिर काउंटर क्लेम करो उसके ऊपर कि भाई जो भी क्लेम इसने डाला है कॉज ऑफ एक्शन तो हुआ ही नहीं था, तो ये क्लेम किस चीज़ के लिए कर रहा है। तो मतलब ऐसे पॉइंट्स डालो जो कि आपके डिफेंस को स्ट्रॉन्गली प्रूव कर सके, ठीक है। देन स्पेशल रूल्स ऑफ डिफेंस, रूल्स 1 to 5 and 7 to 10 deal with special points regarding filing of a written statement। फर्स्ट है इसका, द डिफेंस कैन नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट द लीगल इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स वॉज नॉट स्टेटेड। सबसे पहले आपके एक मतलब आपके फेवर में ही होता है, डिफेंस के फेवर में, कि आपका डिफेंस कभी भी रिजेक्टेड नहीं होगा कि लीगल इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स वाज नॉट स्टेटेड, कि भाई आपने जो लीगली फैक्ट्स को शो नहीं किया है, लीगल फॉर्म में आपने फैक्ट्स को शो नहीं किया है डिफेंस रिटन स्टेटमेंट को। डिनाइल मस्ट बी स्पेसिफिक। जब भी आप गाइज रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करते हो तो डिनाइल वहाँ पे होना ज़रूरी है। डिनाइल में आप क्या करोगे, जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में आपके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं गाइज, तो आप उन सभी को जो है डिनाई करोगे। अगर आपने की है, एडमिट करते हो तो वो भी मेंशन करो, अगर आप डिनाई कर रहे हो तो वो भी मेंशन करो। और जहाँ आपके लगे कि ये तो कॉज ऑफ एक्शन में हुआ ही नहीं था, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं हुआ था, तो आप उन सभी चीज़ों को भी पॉइंट बाय पॉइंट पैराग्राफ के नीचे जवाब दोगे, उनके जो है फैक्ट्स को मेंशन करोगे। द डिनाइल शुड नॉट वैग्यू और एवेसिव, कि जो आपका डिनाइल है वो मतलब इतनी ईजी वे में, मतलब इतने अच्छे से लिखा होना चाहिए ताकि जो रीडर है अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब एक तरह से। Every allegation of fact is not denied specifically and stated not to be not admitted shall be taken to be admitted। इसमें बोलता है कि यदि स्पेसिफिक डिनाइल आपने नहीं किया है किसी फैक्ट्स का तो वह एडमिसेबल माना जाएगा और वो फैक्ट जो है कोर्ट जो है उन फैक्ट्स को फिर एडमिट मान लेगी गाइज। तो अगर जो भी आप डिनाइल करते हो तो उनको स्पेसिफिकली मेंशन करो। अगर आपने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, डिनाइल नहीं किया फैक्ट्स को, तो वो एडमिसेबल मान लिए जाएंगे, ठीक है। देन सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड शुड बी स्टेटेड सेपरेटली। जो भी पैराग्राफ वाइज, जैसे प्लेंट में हम प्लेंट कभी जब ड्राफ्ट करते हैं तो हम पैराग्राफ्स में अपने फैक्ट्स को लिखते हैं, तो उन्हीं पैराग्राफ्स के नीचे जो आपको अपने जवाब, उन्हीं पैराग्राफ्स के साथ साथ जो आपको अपने जवाब देने होते हैं गाइज, उसको मेंशन करना होता है, ठीक है। और यदि सेट ऑफ या फिर कोई आप क्लेम कर रहे हो प्लेंटिफ से, तो उसमें भी आपको स्पेसिफिक रूप से जो है रिटन स्टेटमेंट मेंशन करना चाहिए, ठीक है। कि जैसे अभी आपको मैं एक केस बताती हूँ जो कि 2020 का एक लैंडमार्क केस था, जो है हमारा वेट
जो गाइज़ शायद मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 20 जनवरी 2020 को एक लेटेस्ट जजमेंट पास किया गया था, देशराज वर्सेस बालकृष्ण। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, कि डिफेंडेंट के एडवोकेट जो थे टाइम पे अपीयर नहीं हुए थे, और समन मिलने के बाद भी मतलब वो अपीयर नहीं होते, और जो उनका रिटर्न स्टेटमेंट था वो फिर फाइल नहीं किया गया था, फाइल किया जा ही नहीं सका था। तो बाद में उन्होंने एप्लीकेशन के साथ जो है रिटर्न स्टेटमेंट पेश किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस इम्पॉर्टेंट कंडीशन में रिटर्न स्टेटमेंट को 25,000 कॉज पर रिकॉर्ड पर ले लिया। पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि ये प्रेसिडेंट के रूप में लागू नहीं होगा कभी भी केस, बस ये इस कंडीशन को समझते हुए कि उनको जो रीजंस एडवोकेट ने दिए वो रिजनेबल लगे, सफिशिएंट लगे, तभी जो उन्होंने इस कंडीशंस में जो है 25,000 का कॉज पर रिकॉर्ड पर ले लिया और उसकी जो रिटर्न स्टेटमेंट थी उसको एडमिट कर लिया। ठीक है, अगर रिटर्न स्टेटमेंट का कानून यही है बस गाइस कि 30 डेज़ के अंदर आपको जो है कोर्ट में जो अपनी वो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फाइल करनी होती है। अगर बाय चांस आप उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाते हो तो परमिशन लेके कोर्ट के बाद आपके पास जो है 20 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। अगर इसके बाद भी आप फेल हो जाते हो तो जो आपको कोर्ट दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं देता रिटर्न स्टेटमेंट को उसी केस में फाइल करने की गाइस। ठीक है, तो ये है हमारा ड्राफ्टिंग के बीच कैसे ड्राफ्ट करते हैं हम। सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट इन विच इज सूट बोर्ड, जैसे कि इन द सिटी सिविल कोर्ट एट अहमदाबाद सिविल कोर्ट, कि अभी अहमदाबाद सिविल कोर्ट में सूट फाइल किया गया था, सूट का नंबर ये था, मतलब टाइटल था ये। डिस्क्रिप्शन, नेम, प्लेस ऑफ प्लेंटिफ का नाम जैसे रजनीकांत रामप्रसाद पांडे है, हिंदू है, अडल्ट है, इनकी एज 50 साल है और रहने वाले कहाँ के हैं, पैराडाइज पार्क उस्मानपुरा अहमदाबाद के रहने वाले हैं। और ऐसे ही गाइस उनका पूरा नाम, प्लेस, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस एड्रेस डिफेंडेंट का देना होता है। जैसे डिफेंडेंट का नाम मोहन भाई पाटिल है, हिंदू है, अडल्ट है, एज है इनकी 55, रिजाइडिंग एट परिदार सोसाइटी पालडी अहमदाबाद। द फैक्ट्स हैं जो डिनाई कर रहा है यहाँ पे, एलिगेशंस जो प्लेंट जो लगा रहा है वो यहाँ पे गाइज प्लेंटिफ शो करता है अपनी सभी फैक्ट्स को यहाँ पे डिनाई करता है वो साथ के साथ प्लेंट के। और द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे वो करता है डिफेंडेंट बोलता है कि जो उसने भी इसने मतलब सभी स्टेट्स को देखते हुए, सभी फैक्ट्स को देखते हुए प्लेंट के वो बोलता है कि नो कॉज एक्शन टू फाइल सूट अगेंस्ट हिम, कि कॉज ऑफ एक्शन हुआ ही था तो वो प्लेंट फाइल की जो कर रहा है तो वो प्लेंट फाइल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड क्लेम फॉर रिलीफ अगेंस्ट द अवर्मेंट्स मेड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट, जैसे काउंटर क्लेम कर देते हो आप। ठीक है, वो अपना क्लेम मांगता है, वो अपना क्लेम मांग रहा है। यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर दोनों के, डिफेंडेंट के भी होते हैं और डिफेंडेंट को प्लीड करने वाले एडवोकेट के भी होते हैं। दैन वेरिफिकेशन होती है, फिर डिफेंडेंट के सिग्नेचर होते हैं। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक स्किलफुल ड्राफ्टिंग के लिए एसेंशियल हैं। हैव फुल कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू कमेंस ड्राफ्टिंग, पहले आपके पास जो है आपको कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना चाहिए ड्राफ्टिंग से पहले। हैव ए क्रोनोलॉजी दैट हैव बीन वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड, ऑल रेलेवेंट्स इवेंट आर कवर्ड एंड नोट टू एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स, जितने भी रेलेवेंट्स इवेंट्स थे आपको उन सभी को कवर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी जाके आपको, और सभी जो एक्यूरेट फैक्ट्स हैं जो छूट गए थे या फिर अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके डिफेंस में मदद कर सकते हैं आपके, तो आपको उनको भी प्रिपेयर करना होता है। और एक तब कहीं जाके आपको ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। Identify as many relevant documents as you can and make early assessments that might be associated and with admissibility as evidence। ठीक है, आपको वो सभी relevant documents इकट्ठे कर लेने चाहिए जो कि आपकी डिफेंस के लिए अच्छे हों, हेल्प कर सके आपको, और एज ए एविडेंस भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन एंड द एप्लीकेबल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड स्टडी इट, जहाँ पे आपका केस डला हुआ, आपकी प्लेन डली हुई है, आपको उस कोर्ट के बारे में, उस ट्राइब्यूनल के बारे में, वहाँ के प्रोसीजर के पूरा स्टडी कर लेना चाहिए और प्लेन को सबसे पहले आपको स्टडी करना चाहिए। दैन कहीं जाके आपको अपने रिटर्न स्टेटमेंट की ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। आई होप गाइज आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।